गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था दोस्तों, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो आपको इस चीजों के बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं अटेंड करे होंगे तो मैं आपको बोल देता हूं, या फिर आपने नया बैच ज्वाइन करा तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी अब तक पीछे का छोड़ा है उन चीजों को रिवाइज करते हुए चले जैसे ही समय मिलता चले आपको। ठीक है, तो उसी सीरीज को, उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे आज क्या, उसके आगे वाले टॉपिकों के बारे में, जो उसके आगे वाले चैप्टरों के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने दोस्तों क्या शुरू कर रखा था, हमने आपका एक सीरीज स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी बुक्स को कवर करने की। ठीक है, जिसमें हम क्लास तीसरी से हमने स्टार्ट करा था, तीसरी फिनिश करके चौथी फिनिश कर ली थी, और अब जो है हम पांचवी क्लास के ऊपर है, और पांचवी क्लास भी ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 70 to 80% कवर कर चुके हैं हम। धीरे धीरे हम इसको भी कवर कर लेंगे। फिर देन हमने जो बात करी थी आपसे कि क्लास 6 और क्लास 7 की, वो क्या करेंगे हम, तो वो ज्योग्राफी और साइंस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि कौन सा होने वाला है दोस्तों, भोजन यानी कि फूड। यानी कि ईवीएस की बात करी जाए, आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करी जाए, तो आज एक जो चैप्टर कर रहे हैं वो भोजन यानी कि फूड से रिलेटेड है। ठीक, चलिए बात करी जाए अपनी कक्षा 5वीं की जो बुक है हम कर रहे हैं, वो कौन सा चैप्टर है, तो वो चैप्टर नंबर है आपका 19वां 19। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम बीच में कई चैप्टर छोड़ चुके हैं। हाँ जी डियर, हमने वो चैप्टर छोड़े जो कि आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप कर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर है 19, जिसमें क्या बोल रखा है, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। क्या बोला है कि किसान की क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे जद्दोजहद है, वो कौन सुना रहा है आपको, तो एक बीज है, वो बीज सुना रहा है ये सारी की सारी कहानी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। लिख लीजिए सारे के सारे आज का टॉपिक जो कि है भोजन यानी कि फूड। चलिए तो यहां से शुरू होता है दोस्तों। बोल रहा है कौन है बीज, तो ये बोल रहा है कि मैं हूं नन्हा बाजरा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसानों की कहानी बीजों की जुबानी, तो यहाँ जो बीज है वो कौन है, तो वो है बाजरा का बीज। ये बाजरा का बीज जो है पूरी की पूरी कहानी बता रहा है किसकी, किसान की। तो बोल रहा है कि मैं हूं नन्हा बाजरा। क्या बोला गया है, बोला गया है कि बहुत साल पहले, क्या बात कर रहा है, बहुत साल पहले, कब की बात है, तो सन 1940 की बात है। कब की बात है, तो 1940 आजादी से पहले की बात है। ठीक है, सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। ये जो बीज बोल रहा है बाजरा, ये सन 1940 में मुझे संरक्षित करके इस लकड़ी के बक्से में, जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हो, इस लकड़ी के बक्से में रखा गया था। तो पुराने जमाने में जो किसान होते थे, जो अच्छे बीज उनके उत्पन्न होते थे, फसल जो उत्पन्न होती थी उसमें से जो अच्छे बीज होते थे उनको वो संरक्षित करके रखते थे अगले फसल में इस्तेमाल करने के लिए, बोने के लिए। तो किसमें रखते थे, तो लकड़ी के ऐसे सुंदर सुंदर बक्से बनाए हुए थे, उन बक्सों के अंतर्गत वो सील टाइट करके रखा करते थे ताकि बीज खराब ना। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि सुंदर से लकड़ी के बक्से में मुझे रखा गया था, और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो ये बाजरा बोल रहा है कि आज मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मैं जन्मा था गुजरात के, क्या है, वनगाम में। तो ये वनगाम कहां पर है, तो गुजरात के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। तो बोला गया कि उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी, गांव में त्योहार का माहौल था। दामजी भाई, अभी दामजी भाई कौन है, तो ये दामजी भाई वही है जिन्होंने इस बाजरे को उगाया था अपने खेत के अंतर्गत। आगे लिखा है कि दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। जैसे कि देखो इसने बोला कि दामजी भाई जो है वो हर साल जो फसल होते थे उनमें से जो अच्छी फसल के बीज होते थे उनको वो संरक्षित करके रखते थे। अधिकतर जो रखा करते थे वो लकड़ी के बक्से में रखा करते थे, लेकिन जो लकड़ी के बक्से नहीं बना पाते थे वो कैसे करते थे, तो लौकी जो घिया होती है, आप लोगों ने खाई भी होगी, लौकी जो होती है जब वो बेल पर लगी रहती है, आपको पता होगा लौकी का पेड़ नहीं बेल होती है। ठीक है, गांव घर के सभी बच्चे सबको पता है। तो लौकी की जो बेल होती है, लौकी की बेल नहीं, लौकी को लगा रहने दोगे तो धीरे 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 वो एकदम सूख कर सख्त हो जाती है। तो उस लौकी को अंदर से खोखला हो जाता है, वो खाली कर लेते हैं, और उस खाली लौकी को एज बोतल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर सारे के सारे जो बीज अगले साल के लिए इस्तेमाल करने हैं उसको उसके अंदर डालकर और ऊपर से सील बंद कर देते हैं, किससे लगाकर, मिट्टी की लेप लगाकर। ठीक है, तो ऐसे करके बीजों को संरक्षित रखा जाता था आगे आने वाले समय में बोने के लिए। तो कैसे रखा, सूखी लौकी के अंदर सारे बीज भर दिए और मिट्टी से लीप लगाकर सील बंद कर दिया उसे। तो इस तरीके से इन बीजों का वंश जो है वो आगे बढ़ा करता था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकले, जैसे कि वनगाम कहाँ है, गुजरात में है। लौकी को सुखाकर उसके अंदर बीजों को भरकर मिट्टी का लीप रखा जाता था। कहाँ के लोग रखते थे, जैसे तो गुजरात के लोग रखते थे। किसानों का ये बोल सकते हो ट्रेडिशनल तरीका है। ओके, तो ये सारी की सारी कहानी निकली अब तक। इन चीजों से जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है बताते हुए चल रहा हूं आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों लिखा हुआ है कि सर्दियों में, क्या लिखा है, अभी तक हमने बात करी कि अच्छी फसल हुई थी दाम जी की, इसलिए गांव में कैसा माहौल बना हुआ था, जश्न का माहौल बना हुआ था, त्योहार का माहौल बना हुआ था। ठीक है, तो सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। देखो जैसे कि नीचे आप ये इमेज में देख रहे हो, ये जो महिलाएं हैं कुछ क्या कर रही हैं, मसालों और सब्जियों को अच्छी तरह से काट पीट कर इन्होंने ही मटके के अंदर भर दिया। क्या कर दिया, मटके के अंदर भर दिया, और मटके को क्या कर दिया, सील बंद कर दिया, यानी कि ऊपर से उसका ढक्कन लगाकर मट्टी से लेप लगा दिया, किसी कपड़े से बांध दिया, वैसे मट्टी से लेप लगाया करते हैं ये लोग। ठीक है, तो सील बंद कर दिया उस मटके को। ठीक है, और आगे कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया गया। अब मटका देखो दोस्तों कैसा था, उसको ऊपर से सील बंद करा और कोयले के अंगारों पर उसको उल्टा करके रख दिया। कैसे करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया, और कोयले की आंच में उसको धीरे धीरे पकाया जा रहा था। ठीक है, और ये सारे के सारे कहां हो रहा है, खेतों में, जैसे बन रहा है, खेत में अच्छी फसल हुई है उसके ऊपर में। ठीक है, आगे बोला गया इस पकी सब्जी को कहते हैं उंधियू। अब उंधियू गुजराती में जो होता है इसका मतलब वो होता है उल्टा। तो ध्यान रखिएगा, आप सही बच्चों को अगर पूछा जाएगा कि मटके के अंदर सारी सब्जियां डालकर मसाला वसाला डालकर सील बंद करके उल्टा आग में पकाया जाता है, इस प्रकार के व्यंजन कहां के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो गुजरात के लोग पसंद करते हैं। और इस प्रकार के व्यंजन से जो बनी हुई विधि होती है उसको उंधियू कहते हैं, मतलब एक ऐसा सामग्री जिसको उल्टा करके पकाया गया हो गुजराती भाषा में। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो क्या कर रहे हैं, उंधियू की एक रेसिपी है, उस चीज को बनाने की ये बोल सकते हो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल
तरीका है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। क्या बोला गया कि सब्जी और अनाज, केवल अनाज और सब्जियां नहीं उगाई जा रही थी, कभी कभी जो है वो थोड़ी बहुत कपास भी उगाई जाती थी और दूध की कटाई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। आप सभी बच्चों को पता होगा गांधी जी ने एक चरखे के रूप में आपके बड़ा प्रसिद्ध हुए थे और हमारा जो झंडा था उस पर भी चरखा ही पहले बना हुआ था, अशोक चक्र बाद में आया। ठीक है, तो ये जो है घर में ही कपास उगाते थे, तो घर में ही उसकी सूत की कटाई होती थी, किसकी मदद से? तो चरखों और करघों की मदद से। एक तरीके से मान लीजिए चरखा तो सूत बुनने में मदद करता है और करघा जो होता है सारे के सारे कपास को एक डंडे से मार के खन 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 आवाज आती है, उससे सारी रुइयों को अलग किया जाता है, एकदम मान लो नरम किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी विधि बताई गई है। तो पूछा जाए कि सूत की कटाई और बुनाई के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो चरखों और करघों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से मान लीजिएगा ट्रेडिशनल मशीन है जिसके द्वारा सूत की कटाई और बुनाई करी जाती थी पुराने जमाने में, पुराने समय में। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन निकल के यहाँ से, एक उद्योग का और एक सूत कटाई और बुनाई का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो लिखा हुआ है बदलाव। अब क्या बदलाव आगे भाई उनके अंतर्गत, तो देखो कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। अभी जो बीज है वो बोल रहा है कि कुछ सालों में गांव में कई सारे बदलाव आए। कैसे कैसे देखिए पढ़ते हैं। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया, कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या बोल रखा है इसने कि दूर किसी बड़ी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, यानी कि पानी को रोका गया और उससे छोटी छोटी नहर निकाली गई। आप सही बच्चों को पता होगा जब भी किसी नदी के ऊपर बांध बनता है तो वहां का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े से स्केल के ऊपर पानी को एक जगह रोका जाता है। अब जब बड़ी सी जगह पर पानी को रोका जाएगा तो बहुत सारी लैंड जो है वो पानी में डूब जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा जंगल वहां तहस नहस हो गया। अगर आसपास कोई गांव बसा हुआ है तो उन गांव वालों को वहां से हटाया जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है अगर एक किसी को गांव से अपने छोड़कर कहीं और जाया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, जब कोई गांव अगर बाढ़ में डूब जाता है तो वहां के लोग कहीं और चले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें देखी गई होंगी, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। जैसे कि इन किसानों को क्या मिला, किसी दूर नदी पर एक बांध बना तो इनके यहाँ पर पानी की जो कमी थी वो दूर हो गई, नहर काटकर यहाँ लाई गई थी। ठीक है, तो बांध से यहाँ पानी लाया गया, फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे तरह के गेहूं कपास की फसल उगाने लगे जिसे बेचकर ज्यादा फायदा हो। तो धीरे धीरे लोगों ने जो सब्जियां होगी, अनाज हो गई, ये कपास हो गई, जो अलग अलग वैरायटी हुआ करते थे, अब जो है लोगों के अंतर्गत होड़ लग गई किस चीज की? एक ही तरह फसल बोने की, जैसे कि गेहूं, जैसे कि कपास। क्यों? क्योंकि इनको बेचने से ज्यादा मुनाफा भी होता था और ज्यादा पैसा भी आता था। ठीक है, तो एक या दो प्रकार की ही फसल रह गई किसानों के बीच में, जिसको बेचकर किसान लोग क्या करा करते थे? अपनी जीविका को और बढ़ाने की कोशिश करते थे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हुआ करता था। तो जैसे कि लोग पहले अलग अलग प्रकार के फसल उगाया करते थे, तो लेकिन अब उन्होंने किसकी जगह ले ली है? तो उन फसलों में गेहूं और कपास ने ज्यादा फसल ले ली है, बार बार आप उसी को ही रिपीट कर रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ठीक है, देखा होगा ना आजकल किसान जो है दो तीन प्रकार की फसल उगाते हैं, ज्यादा महंगी फसल नहीं उगाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर भी क्या है, हम भी किसान परिवार के ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ताऊ जी किसानी करते हैं गाँव में, वो तीन प्रकार की फसल मैंने अधिकतर देखी उनकी, गेहूं, चावल और मक्का। बस ये तीन प्रकार की फसल मैंने देखी। इसके प्रकार ज्यादा सूरजमुखी उगा लेते हैं, नहीं तो और कोई फसल मैंने उनके वहां पर नहीं देखी जब भी मैं गाँव जाता हूँ। तो आजकल किसान क्या हो गए, तो ऐसी फसल बार बार उगा रहे हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। तो ये कुछ बदलाव देखने को मिले जो कि बोला गया किसान के बीजों की जुबान। ठीक है, आगे लिखा खर्चे पर खर्चा। क्या लिखा है खर्चे पर खर्चा? तो अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद नहीं। आप सही बच्चों को पता है कि पुराने जमाने में जो खेत वगैरह जोते जाते थे वो किससे जोते जाते थे? बैलों से। दूध वगैरह का इस्तेमाल या बेचने का इस्तेमाल क्या होता था? गाय वगैरह, भैंस वगैरह पाली जाती थी। तो अब जो है उनकी जगह पर क्या ले लिया? ट्रैक्टरों ने ले लिया। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अब ट्रैक्टर बेचारा क्या गोबर करेगा? ठीक है, तो क्या बोला इसने कि 20 सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आए। क्या बदलाव आए? तो गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। अब ये जो हसमुख है ये वही है दाम जी भाई का बेटा। तो हसमुख जो है अब क्या करता है? बाजार से महंगी खाद लेकर आता है और उन खादों को अपने खेतों में डालता है, जैसे कि पोटास, जैसे कि यूरिया। ये क्या हमारी फर्टिलाइजर है जो कि केमिकल रूप में इस्तेमाल होते हैं खेतों में। ठीक है, तो अब वो महंगी खाद डालनी शुरू कर दी है। नए बीज ऐसे थे कि उनमें उगी जो फसल होती है उनमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड सीड। पहले तो हमारे जो देसी सीड होते थे, एक फसल उगी, उसी फसल में जो अच्छे बीज होते थे उनको रखकर हम अगले साल बोते थे। देसी बीज जो है वो फसल बड़ी देर में देते हैं, जहां हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो 2.5 से 3 महीने में फसल आ जाती है। वहीं पर जो देसी बीज होते हैं उनके फसल आने में टाइम लगता है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं। लंबा समय लगता है देसी बीजों के अंदर फसल आने में। लेकिन दोनों की अच्छे फायदे भी हैं और अच्छे नुकसान भी हैं। जैसे कि इन हाइब्रिड सीड में फल जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इनमें जो कीड़े लगने की संभावना होती है वो ज्यादा होती है। देसी बीजों में कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए इन्होंने बोला नए ऐसे किस्म के बीज आने लगे जिसको उगी फसल पर क्या आ रहे थे? जल्दी कीड़े लग रहे थे। ठीक है, फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता था। अब भाई कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े से बचाव भी करना पड़ेगा, तो उनके लिए केमिकल जो अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगे, छिड़काव करने लगे। आगे क्या बोला गया? उफ क्या बदबू थी। अब वो जो बाजरा का बीज है वो कह रहा उफ क्या बदबू थी उस चीज की। हसमुख का काफी पैसा इन सभी पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख ने गांव में सभी ने अपने अपने क्या लगा लिया? पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। अब क्या करा इन्होंने कि अब इन्होंने अपना हेड पंप लगवा लिया, बिजली की मोटर लगवा ली, जमीन के नीचे से खूब ज्यादा पानी निकालना शुरू कर दिया। नहर जो का पानी था वो धीरे धीरे सूख गया था। तो इन्होंने
उन्होंने जमीन के अंदर से पानी निकालना शुरू कर दिया। अब जमीन के अंदर पानी निकाल रहे, फिर खर्चा बढ़ गया, तो खर्चे पे खर्च। मुनाफे का पैसा कहां जाने लगा? बैंक के कर्जों में कटने लगा, क्योंकि बैंक से कर्जा ले रखा है अलग अलग प्रकार के रूप में। तो बैंक का जो मुनाफा हो रहा है जो भी आपका, वो मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जों में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम मिलती, और एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही छीन ली थी। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। तो क्या बोला इसने कि जो ये छिड़काव करते थे कीड़ों से बचने के लिए, उसकी बदबू बहुत ज्यादा थी, और लोगों को द्वारा जो नहर से पानी मिलता था वो भी अब धीरे धीरे सूख गया। गांव वालों ने क्या लगा लिया? इलेक्ट्रिक मोटर लगा लिया, जमीन के खूब नीचे से पानी दबाकर खींचने लगे, खर्चे पे खर्चा बढ़ने लगा, और मुनाफे का जो भी पैसा आता था जो बैंक से कर्जा ले रखा था उस कर्जे में कटने लगा। और मुनाफा भी क्या, जब सारे के सारे लोग एक ही प्रकार की फसल बोने लगे तो उन फसलों की कीमत भी इनको कम मिलती थी। जैसे कि सभी लोग जो है एक ही प्रकार की फसल बो लेते हैं, तो कपास बोले तो कपास की कीमत गिर जाती है, जिस वजह से कपास की खेती की कीमत जो उन लोगों को कम ही मिलती थी। और उसके साथ साथ ये एक ही तरह की फसल बार बार उगाने लगे, उनमें ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करने लगे जैसे कि ये, तो वो जमीन क्या होगी? उन जमीनों की जान चलेगी। आप सही बच्चों को पता होगा, अगर एक ही जमीन के ऊपर आप बार बार एक ही प्रकार की फसल बोओगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करोगे, तो जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, जमीन क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, उनकी जान निकल जाती है, उसमें किसी प्रकार की फसल बोने लायक वो नहीं होती है। ओके, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर इनके द्वारा यानी कि बीज के द्वारा बोली गई है। और आप सही बच्चों को पता है, धीरे धीरे हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारे देसी तरीके थे पुराने जमाने में, उसी तरीके की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल वगैरह होते हैं, यूरिया वगैरह, पोटास वगैरह, हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। देखा होगा आपने दिन प्रतिदिन जो है कैंसर के जो मरीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तो इन्हीं कारणों की वजह से ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है लेकिन बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ बिंदु निकले किसकी? बीज के अपनी कहानी बता रहा था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते, आगे चलें तो क्या बोल रखा है? डेहरी गांव, जो कि भास्कर भाई की बाड़ी, एक भास्कर भाई थे, उनकी एक बाड़ी थी, जो कि मैंने अभी बोला ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनकी बाड़ी में कुछ बच्चे घूमने गए थे और उन्होंने उनकी बहुत तारीफ करी। कैसी तारीफ करी? चलिए, हमने पूछा, किसने? बच्चों ने पूछा, किससे? भास्कर भाई से। तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों यानी कि क्रोटोन को, जैसे जैसे उस बाड़ी के अंदर वो बच्चे घूम रहे थे, उन बच्चों ने बहुत सारे रंग बिरंगे कलर के पौधे देखे। तो उन बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी जागी, यार ये क्या है? तो उन्होंने भास्कर भाई से पूछा, तो भास्कर भाई ने बताया कि ये जो है वो जमाल गोटा का पौधा है। किसका पौधा है? क्रोटोन का पौधा है। किसका? क्रोटोन का। अभी क्रोटोन के जो जड़ें होती हैं वो जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्रोटोन के जो पौधे होते हैं जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाते, जमीन के ऊपर ऊपर रहते हैं। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो जान जाते हैं कौन? किसान लोग, वो बाड़ी के मालिक, कि बाड़ी के इस भाग में पानी देने की जरूरत है। तो इससे क्या पता चला? तो इससे ये पता चला कि बाड़ी में या खेत में कहीं पर भी अगर पानी की कमी है या उनको पानी देना है तो कैसे पता लगाते हैं? तो उन जगह पर ये क्रोटोन के पौधे लगा देते हैं, और क्रोटोन के पौधों के द्वारा ही पता चलता है कि किस इलाके में पानी देना है या नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो ज्यादा जमीन की गहराई नहीं जाती है, ऊपर रहती है। अगर जमीन की ऊपर वाली परत सूख जाती है तो इनके पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, पता चल जाता है कि इस इलाके में पानी की जरूरत है, तो पानी डाल देते हैं उस इलाके में। तो इस तरीके से पानी की भी बचत होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस पौधे के द्वारा पता चलता है कि इस इलाके में पानी डालने की जरूरत है या सिंचाई करने की जरूरत है, तो क्रोटोन के पौधे से किसान जानते हैं इस चीज को। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला कि उन्होंने बताया, किसने? भास्कर भाई ने, कि वह फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। जो केमिकल वाली खाद है जैसे कि यूरिया, पोटास वगैरह, इन खादों का वो किसान लोग, वो भास्कर भाई इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं से। देखो साहब बोल रही है कि इनकी जो जमीन है वो वेल फर्टाइल है, क्या है? एक उपजाऊ जमीन है, और उसको उपजाऊ बनाने में जो रोल निभाती है वो निभाती है जड़ें, पत्ते, शाखाएं और उनके सड़ने से, और साथ ही साथ में केंचुओं से। जब ये सड़ते हैं तो केंचुए जो होते हैं अपने वजन के बराबर हर रोज क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, और वो मल करते हैं। तो जो मल निकलता है एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी खाद होती है। मान लीजिए जमीन के लिए दोबारा जीवन दान प्रदान करती है वर्मी कंपोस्ट नेचुरल रूप में। ठीक है, तो इन चीजों के सड़ने से केंचुए से खाते हैं, और केंचुए फिर वो खाद बनाकर निकालते हैं, इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों से वो अपनी जमीन को क्या बना रहे हैं? हल्की यानी कि पॉली बना रहे हैं, और साथ ही साथ में वेल फर्टाइल भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा है भास्कर भाई। भास्कर भाई क्या बता रहे हैं? तो भास्कर भाई ने बताया कि ये केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पॉली हो जाती है यानी कि हल्की हो जाती है, और इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये केंचुए जो होते हैं अपने वजन के बराबर रोज, ये लाल केंचुए होते हैं अपने वजन के बराबर रोज खाना खाते हैं और मल करते हैं, और ये जो मल होता है वो ज्यादा ही फर्टाइल होता है। जैसे कि गाय गोबर करती है, हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो केंचुए की जो खाद होती है ना, उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है जमीन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जमीन के अंदर ये क्या करते हैं? छेद बनाते रहते हैं। केंचुए जो होते हैं जमीन के अंदर छेद करते हुए अंदर जाते हैं, कभी भी जिंदा पौधों को नहीं खाते, जमीन के अंदर छेद करते रहते हैं, जमीन के अंदर छेद करके मट्टी को बाहर निकालते रहते हैं, जिससे निराई गुड़ाई अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रही होती है। ठीक है, नेचुरल रूप में। और वो जमीन जब हल्की हो रही होती है तो उसके अंदर हवा का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पानी डालोगे तो नीचे जड़ तक पानी जाता है, तो जिसकी वजह से पौधों को भी अच्छा पौष्टिक तत्व मिलता है। तो इस तरीके से ये जो केंचुए होते हैं वो किसानों की मदद करते हैं। क्या करते हैं? किसानों की मदद करते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि केंचुए किस प्रकार से किसानों की मदद करते हैं, या भास्कर भाई किस प्रकार से अपने क्या करते हैं? खेती को, जमीन को वेल फर्टाइल या फिर उपजाऊ बनाते हैं, तो इसी तरीके से बनाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बिंदु। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो वो था दोस्तों किसानों की कहानी, बीजों की जुबानी। उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है टॉपिक नंबर 20 यानी कि 20वां, जो कि है किसके जंगल। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे
आगे चलते हैं, ये भी चैप्टर फूड के अंतर्गत आएगा। अब ये कहानी जो है दोस्तों सूर्यमणि, एक स्टार गर्ल है जो कि अपना उसने आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छा अपने जगह एक स्पेस बनाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है सूर्यमणि। तो उसके बचपन की कहानी बताई जा रही है, सूर्यमणि का बचपन। क्या लिखा हुआ है? बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। क्या था? सूर्यमणि को जंगल से बहुत ज्यादा लगाव था बचपन से। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। देख सकते हो दोस्तों, इतना ज्यादा लगाव था सूर्यमणि को जंगल से कि जंगल का रास्ता छोड़ देती थी, मतलब आम रास्ता जो छोटा रास्ता था उसको छोड़ देती थी और लंबे रास्ते से जाती थी जो कि जंगल से होकर जाता था। इतना पसंद था इसको जंगल, ठीक है। आगे बोला है सूर्यमणि के पिता छोटी सी खेती थी उनकी और उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी मां बांस की टोकरी बुनकर उस और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया है जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। तो देखो दोस्तों, ये सूर्यमणि जो अपने बचपन की कहानी बता रही है, जो कि कहां की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली है। ये कहती है कि इसको जंगल से बचपन से ही प्यार था। जंगल से इतना ज्यादा प्यार था कि सीधा छोटा रास्ता छोड़कर ये बड़े रास्ते से जंगल से होकर स्कूल जाया करती थी, ठीक है। इनका छोटा सा परिवार था जिसमें पिताजी के पास छोटी सी जमीन थी, उसी में वो खेती करके गुजारा करा करते थे। इनकी मां जो थी जंगलों में जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करा करती थी या फिर गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ते बनाती थी या गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाती थी और बाजार में जाकर बेचती थी और उसी से अपनी जीविका ये लोग चलाते थे। लेकिन जंगल में एक नया ठेकेदार जो कि सरकार के द्वारा भेजा जाता है जंगल की रक्षा करने के लिए, जब से वो जंगल में आया है, जिसका नाम क्या है? शंभू। वो ठेकेदार जब से आया है तब से इन जंगलों से इनको पत्तल, गिरे हुए पत्ते, गिरे हुए फूल, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। कोई भी इनको जंगल में घुसने नहीं दे रहा है वो शंभू। शंभू एक नंबर का क्या है? मान लीजिएगा बदमाश है। वो क्या करता है? पेड़ों को इलीगल तरीके से पेड़ों को काट काट कर बेच रहा था और उसी चीज को छुपाने के लिए वो गांव वालों को जंगलों में घुसने नहीं देता था। शंभू क्या एक नंबर का बदमाश था, ठीक है। तो किसी की ये सारी की सारी कहानी सुना रही है कौन? सूर्यमणि, छोटी सी बच्ची। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस तरीके से जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचता? तो जंगलों के अंदर से आप जड़ी बूटी इकट्ठी करोगे, नहीं पहुंचेगा। जंगलों से गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाओगे, नहीं पहुंचेगा। गिरे हुए फूलों से गुलदस्ते बनाकर बेचोगे, नहीं पहुंचेगा। तो इन किसी भी तरीके से जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचता है। जंगलों का विनाश होने का, जंगलों को खत्म होने का तरीका ये नहीं है। जो शंभू कर रहा है, पेड़ों को काट काट कर बेच रहा है, वो जंगलों का विनाश करने का एक तरीका है, ठीक। इतना सा आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते आगे चलें। तो सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। जो शंभू ठेकेदार था उससे सभी के सभी लोग डरते थे, लेकिन एक अम्मा है, एक बूढ़ी अम्मा है जिसका नाम है बुधिया माई, वो नहीं डरती। वो कहती है कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं है, हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ये कहता है या कौन समुदाय कहता है कि जंगल हमारा साझा बैंक है, तो ध्यान रखिएगा कुडुकू समाज के लोग, ये जो झारखंड के लोग हैं कुडुकू समाज के लोग कहलाते हैं। ये लोग जो है वो बैंक मानते हैं अपने जंगल को, साझा बैंक बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बुधिया माई थी वो इस ठेकेदार से नहीं डरती थी। वो बोलती है कि हम आदिवासी जो है इन जंगलों पर उनका क्या है? हक है, इनके रखवाले हैं। वो ठेकेदारों की तरह वो इलीगल तरीके से पेड़ों को काट काट कर नहीं बेचती है और हमारे लिए जो जंगल हमारा वो क्या है? साझा बैंक। मेरा या तेरा नहीं, जितनी जरूरत होती है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं है। ये साफ बोल रही है वो अम्मा। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ बोला हम गिरे हुए पत्ते को उठाते हैं, गिरे हुए फूलों को उठाते हैं, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शंभू पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि जंगल से हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना ही लेते हैं, दूसरों की जगह दूसरों की तरह हम जंगल का खजाना नहीं लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या है? स्लोगन है किनका? कुडुकू समाज के लोगों का। ओके, चलिए आगे चलते आगे चले। तो सूर्यमणि का सफर। अब देखो दोस्तों, सूर्यमणि छोटी बच्ची थी लेकिन उस समय, लेकिन अब सूर्यमणि बड़ी हो रही थी, उसका धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना था उसको। तो उसने बोला सूर्यमणि का सफर, जो कि विशनपुर गांव का, ध्यान रखिएगा। सूर्यमणि जब अपने गांव में पढ़ रही थी, छोटा रास्ता छोड़कर वो बड़े रास्ता जंगल से होकर गुजर रही थी, लेकिन वो प्राइमरी तक स्कूल था, छोटा ही स्कूल था। आगे भी उसको पढ़ाई करनी थी, आगे भी पढ़कर लोगों के साथ भला करना था, लेकिन वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल जो था जंगल से होकर जाती थी, तो जंगल से जाने में उसे बड़ा मजा आता था। लेकिन उसके चाचा ने, उसके घर वालों ने समझाया कि तू पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो अपने समाज की कैसे रक्षा करेगी, अपने समाज के लोगों के बारे में कैसे सोचेगी। तब थोड़ा बहुत सूर्यमणि को इस चीज के बारे में समझ में आया और सूर्यमणि ने अपना गांव छोड़कर पड़ोस के गांव में जाना शुरू करा। किस चीज के लिए? आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही, पहले तो उदास थी, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वो गई। तो बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का जो था वो मन खिल उठा। पहले तो सोच रही थी कि मैं जंगल को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जैसे वो बिशनपुर गांव में गई, वो अपना स्कूल देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों खुश हुई दोस्तों? क्योंकि स्कूल जो था ना वो घने जंगल के पास जो था। पहले जो था वो घूम कर जा रही थी घने जंगल में, लेकिन इस बार जो उसका स्कूल था वो घने जंगल के पास में ही था। तो इसलिए इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। ओके, आगे बोला है स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप, जिसको इंग्लिश में स्कॉलरशिप और हिंदी में वजीफा कहा जाता है, लेकर बीए पास किया। तो देख सकते हो कि अब सूर्यमणि जो है स्कॉलरशिप की मदद से बीए ग्रेजुएट हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी सूर्यमणि अब, ठीक है। वह गांव की एक ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में गई, पहुंची और ग्रेजुएट हुई और वहां पर उनकी मुलाकात हुई किससे? तो एक वासवी दीदी थी, उनसे उनकी पहचान हुई, जो कि क्या थी? पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। तो आप सही बच्चों को बताइए, जो शंभू ठेकेदार था, ऐसे बहुत सारे ठेकेदार आए झारखंड में और जंगलों को काट काट कर विनाश कर रहे थे। तो इन्हीं जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया इन्होंने, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? सूर्यमणि कर रही थी। इसी के नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को क्या मिला? बल मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकला? तो झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो सूर्यमणि ने करा था। ये जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ के जंगलों को बचाने की बात हो रही थी? तो झारखंड के जंगलों को बचाने की बात हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले तो सूर्यमणि का तोरण इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। सूर्यमणि ने जो ये जंगल बचाओ आंदोलन अभियान शुरू करा था, ऐसे इन्होंने बहुत सारे अभियान करे। जो भी लोगों की आय नहीं मिल रही या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा है, कोई उनको घर से भगा रहा है, कोई उनको जमीन पर कब्जा कर रहा है, इन सभी चीजों के छुटकारा दिलाने के लिए सूर्यमणि ने एक एनजीओ की स्थापना करी, एक संस्था की शुरुआत करी, जिस संस्था का नाम रखा उन्होंने तोरण। क्या नाम रखा? तोरण। लिखा है कि सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने जो उनकी जो जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार दीदी थी, वासवी दीदी, और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद से इन्होंने केंद्र खोला था। और उस केंद्र का नाम क्या रखा था उन्होंने? तो रखा था नाम उसका तोरांग। ध्यान रखिएगा, उस केंद्र जो खोला इन्होंने, उस केंद्र का नाम क्या रखा था इन्होंने? तो तोरांग रखा था, जो कि कुड़ुकू भाषा में, ध्यान रखिएगा, कुड़ुकू जो समाज के लोग होते हैं, ये कुड़ुकू समाज के लोग थे, झारखंड के रहने वाले, ये कुड़ुकू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड़ुकू लैंग्वेज में तोरांग का जो मतलब होता है वो होता है जंगल। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कुड़ुकू समाज के लोग या कुड़ुकू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कौन से, कहां के राज्य के लोग इस्तेमाल करते हैं? तो झारखंड के लोग कुड़ुकू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुड़ुकू लैंग्वेज के अंतर्गत तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है जंगल। अभी तोरांग क्या है? तो सूर्यमणि ने एक केंद्र खोला था जो कि लोगों की मदद करता था, जो कि पीड़ित होते थे किसी भी प्रकार की समस्याओं से, तो उनके लिए ये केंद्र खोला गया था सूर्यमणि के द्वारा, उसी का ही नाम इन्होंने रखा था तोरांग। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक, चलिए आगे चले। तो लिखा हुआ पढ़ो और बताओ। क्या लिखा है कि उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की, क्या नाम है उसका? तो नाम है उसका सिक्किया। उसने एक पत्र लिखा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री को। क्या लिखा? चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। देखो दोस्तों, अब ये उड़ीसा की लड़की है, अब ये अपने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रही है कि हमारे लिए हमारे जो जंगल है वही सब कुछ है। ठीक है, लिख रही है कि एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते हैं। कौन? ये सारे के सारे लोग। आगे लिख रही है, तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। बिल्कुल सही बात लिखी है कि तरक्की के नाम पर जो सरकार है जंगलों को काटती हुई जा रही है, कहीं पर वो फैक्ट्री बना रही है तो कहीं पर वो बांध बना रही है। आगे लिखा है कि जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहां जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहां जाएंगे अगर जंगल न रहे। खानों, क्या लिख रहे हैं? खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर फैली बंजर जमीन। तो देख सकते हैं छोटी सी बच्ची क्या कह रही है कि जंगलों को काटकर जो हम खाने बना रहे हैं, जिसकी जमीन के अंतर्गत से आप एल्युमिनियम निकाल रहे हो, तो जब सारा खनिज जमीन के अंतर्गत से निकाल ही लोगे तो जमीन के अंतर्गत बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा, पानी और मीलों तक फैली हुई बंजर जमीन। तो देखो दोस्तों, यहाँ से कहने का मतलब क्या है? तो उड़ीसा के जंगलों को काटकर उसके अंदर खाने बनाई जा रही थी और वहां से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की खाने बनाई जा रही थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम की खाने हैं? तो दोस्तों ये सीधी सीधी सी बात है, उड़ीसा में है। उड़ीसा की जो लड़की है वो पत्र लिख रही थी किसको? अपने मुख्यमंत्री को। तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अगली बार फिर बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम की खाने हमारे भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा के राज्य में पाई जाती है। ठीक, तो ये सारा का सारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को वो बताना चाह रही थी कि जंगल में ऐसा मत करो, जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है। ओके, चलिए इतनी सी बात सभी के सभी बच्चे समझ गए। आगे चलोगे तो एक मैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक मैप दिया हुआ है, जिस मैप में उड़ीसा कहां पर आता है दोस्तों? ये है उड़ीसा। ये जो दोस्तों ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये उड़ीसा राज्य है। यहीं पर ही खाने बनाई जा रही थी, यहीं पर ही एल्युमिनियम पूरा प्राकृतिक रूप से निकाला जाता था। तो इसी के बारे में वो बताना चाह रही थी। ओके, समझिए सभी के सभी बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या है? ओडिशा है। ओडिशा देखा जाए तो कहां पर है? तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट के ऊपर। ये इस तरफ बंगाली खाड़ी है ना, इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। इधर अरब सागर है तो इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट की तरफ 5 राज्य हैं और पूर्वी इसकी तरफ 4 हैं, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। केवल यही 4 सीमाएं जिनकी समुद्री सीमाएं। ठीक, ये हो गया उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तरफ घने जंगल है? तो देखो दोस्तों, मैप में जो दिया गया है, ज्यादा घने जंगल जो है वो काले रंग से है, कम घने जंगल जो है हल्के लाइट ग्रीन से। तो देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है स्टेट है, ये क्या है? घने जंगलों से बसा हुआ है। तो घने जंगल किस तरफ है? तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो है बहुत घने घने जंगल देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, समझ गए सभी बच्चे यहाँ तक? चलिए आगे चलते। आगे चलें तो जंगल अधिकार कानून 2007, आप सभी बच्चों को पता होगा, इसको दिसंबर 2006 में बना लिया गया था और दिसंबर 2007 में लागू करा था। ठीक है, तो इस बार कई बार इसको जंगल अधिकार कानून 2006 भी कह दिया जाता है और कई बार इसे जंगल अधिकार कानून 2007 भी कह दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज में। ठीक, अब ये कानून क्या है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाती है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पर पैदा होने वाली चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बचाने का काम भी कौन करेगी? ग्राम सभा करेगी उसकी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? वो उड़ीसा की बच्ची, वो जंगल बचाओ आंदोलन, ये सारे का सारा जब नेतृत्व करा गया था, ये सारी की सारी बात सरकार तक पहुंची गई थी, तब सरकार ने एक नियम लाया। नियम में बोला गया राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, उसका नाम रखा गया, जंगल अधिकार कानून 2007 उसका नाम रखा गया। इस कानून के अंतर्गत साफ कहती है सरकार कि अगर कोई भी आदिवासी जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा हो तो उसके जंगल से कोई भी उसको हटा नहीं सकता।
ठीक है। जंगल में जो पैदा होने वाली चीज है उस पर पूरा का पूरा अधिकार जो है उस आदिवासियों का है, और साथ ही साथ में जंगल बचाने का काम भी उन आदिवासियों के ग्राम सभा का है। तो ये पूरा का पूरा नियम यही लाया गया और इसी के अंतर्गत ये बातें कही गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कानून कौन सा है जो कि जंगलों पर उनके आदिवासियों का हक दिलाता है और कम से कम जो 25 साल से जंगल में रह रहे हो उनको जंगल से कोई भी नहीं हटा सकता, तो वो है जंगल अधिकार कानून 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कई बार ये पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा, तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि मिजोरम में खेती की लॉटरी। आप सही बच्चों को पता होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से खेती करी जाती है, लेकिन मिजोरम हमारा एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर खेती की जो जमीन होती है ना वो बारी बारी करके लोगों को मिलती है। जैसे कि अधिकतर हमारे यहाँ पर किसानों को क्या होता है, अपनी खुद की खेती होती है, वहां पर खुद अपनी वो खेती कर रहे होते हैं, लेकिन मिजोरम में खुद की जमीन किसी की नहीं है। वहां पर जो ग्राम सभा होती है वो लॉटरी के माध्यम से किसको कितनी जमीन देनी है वो निकालती है, और हर साल जमीन का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। वो लोग ये मानते हैं कि जो जमीन है वो किसी के बाप दादा की खुद की नहीं है, वो सभी का साझा है, सभी का समान अधिकार है उस पर। तो लॉटरी के माध्यम से सभी को जमीन अलॉट करी जाती है और वो जमीन पर उस प्रकार से वो खेती करते हैं। तो इसलिए लिखा गया मिजोरम में जो खेती दी जाती है करने के लिए जमीन वो एक लॉटरी के माध्यम से दी जाती है। तो पूछा जाएगा कि हमारे भारत में खेती के लिए जमीन अलॉट करी जाती है लॉटरी के माध्यम से, वो किस राज्य में करी जाती है, तो मिजोरम राज्य में करी जाती है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखिए क्या लिखा है कि किस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी इसकी लॉटरी निकलने वाली है। क्या बोला गया कि इस साल किस परिवार को कितनी जमीन दी जाएगी वो लॉटरी की निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। देख सकते हो दोस्तों, उस ध्यान रखिएगा कि जमीन को ये लोग क्या मानते हैं, साझा मानते हैं, इसलिए साझा मानकर लोगों को बारी बारी उन जमीन पर खेती करने का सभी लोगों को अधिकार है, सभी लोगों को मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को, एक कप लिया जाता है बांस का, और उस बांस के कप के अंतर्गत सभी लोगों की नाम की पर्ची डाली जाती है। तो बांस के एक सुंदर बर्तन के अंतर्गत सभी पर्चियां डालकर उसको हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, वहां पर साइमा, ध्यान रखिएगा, एक स्कूल टीचर थे, उनके सर का नाम आया और परिवार का नंबर पहला आया। वह बोले झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार की आई। क्या बोला, झूम खेती। अभी झूम खेती क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि पहली पर्ची मेरे परिवार की नाम की आई। साइमा सर ने 3 जमीन मांग ली। क्या मांग ली, 3 जमीन मांग ली। अभी 3 जमीन क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वहां पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, छोटी बच्ची में मन में एक क्यूरियोसिटी जगी, एक क्वेश्चन जगा। क्या जगा कि वो पूछ बैठी कि 3 जमीन क्या है, 3 जमीन। उसने क्या है समझ में नहीं आया, तो उसको एक बुढ़िया अम्मा ने समझाया कि 1 टिन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे ही 1 टिन जमीन बोला जाता है। कहने का मतलब है जो लोहे का कलस्तर वगैरह होता है ना, जो तेल वगैरह नापा जाता है जिसमें, तो उस 1 टिन के अंदर जितने बीज आते हैं ना, वो बीज जितने जमीन पर बोए जा सकते हैं उसी को हम 1 टिन जमीन बोलते हैं। तो वो 3 टिन हो गए, 3 जमीन, जितने जमीन पर बीज बोए जाएंगे वो 3 जमीन हो गई। तो इस तरीके से जमीन को अलॉट किया जाता है। वहां पर ये नहीं बोला जाता 100 गज, 200 गज, 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, नहीं, टिन में जमीन को नापा जाता है। 1 टिन जमीन, जितने जमीन पर बीज बोई जा सकते हैं, जो कि लगभग 20 किलो बीज होते हैं, वो जितने जमीन पर बोए जा सकते हैं उतनी ही जमीन उसको अलॉट करी जाती है। तो जो साइमा साहब थे इन्होंने बोला कि 3 जमीन इनको चाहिए, तो 3 इनको जमीन मिल गई। तो 1 जमीन कितने बराबर है, जिसमें 1 बीज बोए जा सके, वो 1 जमीन कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बोला कि झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार की निकली, तो इनका सौभाग्य इन्होंने बोला। अब ये झूम खेती क्या है, चलिए तो झूम खेती के बारे में अब पढ़ लेते हैं कि झूम खेती आखिर है क्या। पहली बात, ये झूम खेती कहां करी जाती है, जैसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, जैसे सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है, तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जैसे कि मिजोरम। तो झूम खेती कहां करी जाती है, मिजोरम में करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है झूम खेती का तरीका निराला है। क्या लिख रहा है ये कि झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। जैसे कि आपने एक फसल यहाँ बो दी, जैसे कि साइमा सर यहाँ पर एक फसल बो देंगे, तो कुछ समय के लिए उस फसल को बोने के बाद उस फसल की कटाई कर ली जाएगी, फसल अपने घर ले जाया जाएगा। तो उस फसल के बोने के बाद उस जमीन पर कुछ सालों तक कुछ नहीं बोया जाता, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो लगातार जमीन का इस्तेमाल नहीं होता, उसको आराम करने का भी मौका दिया जाता है। तो कुछ सालों के लिए उस जमीन को आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। और इस जगह पर जो भी बांस, खरपतवार, जंगल ये उग जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं है वो लोग, ये नहीं उखाड़ के फेंक दिया, वो क्या करते हैं बस उसको वहीं पर ही गिरा देते हैं और उसको वहां पर आग लगा देते हैं, जला देते हैं। और जो जली हुई राख होती है वो जमीन को खाद का, आप सभी बच्चों को पता है जो राख होती है वुड ऐश होता है, वो फास्फोरस का अच्छा माध्यम होता है और फल और सब्जियों को बढ़ने में, फूलों को बढ़ने में पौधों की बहुत अच्छी मदद करता है। ओके, तो जो जलाया गया, जो वुड ऐश निकला, लकड़ी का जो राख निकला, वो राख जो है खाद का काम करती है। ठीक है, जमीन को जलाते हुए आसपास के जंगलों को, आसपास के पेड़ों को ना आग लग जाए, ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। तो जो भी उन्होंने आग लगाई है खेत में, तो उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास के जंगलों में किसी प्रकार की वो आग ना फैल जाए। इन चीजों का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बोला फिर जब इस जमीन में खेती करने की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, जब आपने सारी की सारी वहां खरपतवार, बांस वगैरह गिराकर आग लगा दी, राख वाख हो गई है, जमीन में अच्छी तरीके से वो मिल गई है, तो जब जमीन में खेती करने की बारी आई, क्या आई, खेती करने की बारी आई, तो जमीन को जोता नहीं जाता, यानी कि ट्रैक्टर या बैलों की मदद से जोता नहीं जाता उस जमीन को, बस हल्की सी मट्टी से हिलाकर, हल्की सी मट्टी को ऐसी ऊपरी ऊपरी हिलाकर उसमें बीज छिड़क देते हैं। क्या कर देते हैं, बीज छिड़क देते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक खेत में एक ही प्रकार के बीज नहीं बोते, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के किस्म के बीज बोते हैं, जैसे कि मकई हो गई, जैसे कि सब्जी
सब्जी होगी, मिर्च हो गए, चावल हो गए। तो एक ही खेत में अनेक प्रकार की क्रॉप को यानी कि फसल को ये लोग बोते हैं। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जब खेती करने लायक जमीन होती है तो उसको जोतते हैं, गहरी जुताई करते हैं? नहीं, जमीन को हल्का सा ऊपर से हल्की हिला देते हैं और एक ही जमीन में अलग अलग प्रकार की किस्म की फसल को ये बोते हैं, चाहे वो मकई हो गई, सब्जी हो गई, मिर्ची हो गई, चावल हो गए या अन्य प्रकार की जो भी फसल ये बो रही है उन फसलों का ये एक ही खेत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते क्या है? नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं। आप सही बच्चों को पता होगा, जब आप खेती करते हो तो खेती के साथ साथ अन्य खरपतवार वगैरह भी उगती रहती है, तो ये लोग उसको उखाड़ते नहीं है, उसको भी क्या करते हैं? नीचे गिरा देते हैं। क्या करते हैं? नीचे गिरा देते हैं और वह जो जमीन की मिट्टी होती है उसमें वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? मिल जाता है। आप सही बच्चों को पता है, नेचुरल रूप में खेती कर रहे हैं तो इनकी खेती में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? केंचुए देखने को मिलते हैं। तो वो जो इन्होंने खरपतवार वहीं गिराई, तो गिराने से पौधा मर जाएगा, उसकी डंडी टूट गई, जैसे गिराएंगे अब गिरे हुआ पौधा खरपतवार उसको केंचुए आराम से धीरे धीरे सूखेगा, उसको खा जाएंगे। जिंदा पौधे को केंचुए नहीं खाते, चाहे वो खरपतवार ही क्यों ना हो, वो जब तक पौधा मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा, तब तक नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से जो जमीन होती है इनकी उपजाऊ बनती है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल रखा है सड़कें तो है नहीं, यानी कि वहां पर जो रोड वगैरह है वो तो है नहीं, बस ऊंचे ऊंचे क्या है? पहाड़ है। तो जब इनकी फसल तैयार हो जाती है तो अपने घर तक ये फसल को कैसे लाते हैं? तो अपनी सारी की सारी फसल को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर, इस पर पीठ के ऊपर लाद कर एक बड़ी सी टोकरी होती है, पीछे बांध लेते हैं पीठ पर, और उस टोकरी में सारा का सारा अपना जो भी अनाज है वो डाल लेते हैं और धीरे धीरे करके ले जाते हैं अपने घर पर। तो सारी की सारी फसलों को अपने पीठ पर लाद लेते हैं और इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ये सारी के सारी जो फसल है वो अपने घर तक लेकर आते हैं और लगभग हफ्तों लग जाते हैं इनको अपने घर तक ये फसल को पहुंचाने में। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा ये लोग अपने घर तक फसल कैसे लेकर जाते हैं? तो अपने पीठ के ऊपर लाद कर ये सारी की सारी फसल अपने घर तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी जो टेक्निक बताई मैंने आपको, ये सारी की सारी किस चीज की है? तो ये सारी की सारी टेक्निक झूम खेती की है। किसकी है? झूम खेती की। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि झूम खेती क्या है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए और कहां के लोग करते हैं ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। अब देखो फसल पक गई है, फसल अच्छी होगी, नहीं हुई है, कईयों की होगी, कईयों की नहीं होगी, तो सारे लोग जो होते हैं गांव के वो क्या करते हैं? एक जश्न मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं और साथ ही साथ में क्या करते हैं? एक नाच करते हैं, चिराव नाच, जो कि दो दो की जोड़ियों में लोग आमने सामने बैठते हैं और बांस की डंडियों को जमीन पर पटकते हुए इसके अंतर्गत एक स्पेशल प्रकार की मुद्राएं होती हैं जो कि लोग ये करते हैं, जो कि अपने आप को ये उत्साहित, अपने आप की फसल का जो इन्होंने पाया है रिजल्ट, उसकी एक तरीके से क्या करते हैं? त्योहार के रूप में, जश्न के रूप में इस चीज को मना रहे होते हैं। तो चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो वो करते हैं मिजोरम के लोग। क्यों? तो अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है उसकी खुशी में। ठीक है, जैसे कि देखो लिखा है कि इस नाच में जमीन पर बांस की डंडियां लेकर दो दो लोग जोड़ियों में आमने सामने बैठती हैं या बैठते हैं और ढोल की ताल और डंडियों की जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के इन बीच में जो लोग होते हैं कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो एक स्पेशल प्रकार का जो नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के? मिजोरम के लोग करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मिजोरम खेती के बारे में इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पुराने समय में ज्वार और बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है? तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था, लोग ज्वार भी उगाते थे, बाजरा भी उगाते थे, कपास भी उगाते थे, सब्जियां भी उगाते थे, लेकिन आजकल केवल दो ही प्रकार के किस्म की जो फसल है वो लोग उगा रहे हैं और उन्हीं प्रकार की खेती बार बार करके अपने पैसे कमा रहे हैं। तो कौन सी होगी? धान, गेहूं, गेहूं कपास, गन्ना गेहूं या चना सरसों? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी किसकी? कपास की। कपास बार बार लोग उगा रहे थे और बार बार उसका मुनाफा भी कम होता जा रहा था। तो गेहूं और कपास की फसल जो है बार बार लोग बहुत ज्यादा उगाते हैं और उसी से मुनाफा कमाने की सोच रहे होते हैं। तो इन फसलों ने आजकल इनकी जगह ले ली है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। क्या लिखा है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पर पैदा होने वाली चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से ना हटाया जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। यह कानून होना चाहिए। तो ये कौन सा कानून? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जंगल से किसी भी आदिवासियों को नहीं हटाया जा सकता, जंगल पर जो उनका अधिकार है वो दिलाता है उनको जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, आप सही बच्चों को पता है कि एक किसान बार बार एक ही प्रकार की फसल उगा रहा है यानी कि धान की, और ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक यानी कि जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे करने से क्या होगा? सीधी सीधी सी बात है भाई, जमीन की जान खींच लेगी वो सारी की सारी दवाइयां, वो एक ही प्रकार की किस्म की फसल। तो इससे क्या होगा? जमीन की जान चली जाएगी यानी कि बंजर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया सॉरी, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, सेकंड सही है इसका बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों, जंगल बचाओ आंदोलन जो है सूर्यमणि के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सूर्यमणि के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। सूर्यमणि के नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था। ओके, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना ईवीएस का क्लास 5th चैप्टर नंबर 19 एंड 20।
उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न के अनुसार मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। कई बार आपके एग्जाम में कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने टॉपिक इसमें ऐड कर दिए थे। तो रिवाइज करिएगा समय समय पर जब भी आपको मौका मिले, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की आपकी तैयारी होती हुई चले, कहीं बीच में ना रुके। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का अपना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्लास 5th की ही चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।